आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ईपीएफओ 3.0 के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर क्या बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। बट उसके पहले ईपीएफओ के बारे में समझ लें जो मैंने अभी डिस्कस किया। ईपीएफओ भारत की एक लॉ के अंदर बनाई गई, तभी इसका यहाँ पे वर्ड स्टैट्यूटरी यूज किया गया है। दैट ईपीएफओ इज इंडियाज सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन क्रिएटेड अंडर अ लॉ। वो लॉ क्या है, तो इस लॉ का मैंने नाम यहाँ पे रखा है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उस लॉ का नाम है ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इस एक्ट के अंदर ईपीएफओ नाम की जो संस्था है उसको एस्टैब्लिश की गई है, और ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है रिटायरमेंट सेविंग्स और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना। और किन एम्प्लॉयज की मैं बात कर रहा हूं, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ बोथ द नंबर ऑफ मेंबर्स और जो ये फंड को मैनेज करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है ईपीएफओ का, तो जो भी एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सच एज रिटायरमेंट सेविंग्स। आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव कर सकते हो। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए तो अगेन आप ईपीएफओ के स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते करते अनफॉर्चुनेटली यू डाई, देन कैसे आपके एम्प्लॉय, जो उस एम्प्लॉय है उसके फैमिली को किसी तरीके का प्रोटेक्शन दिया जा सके, इसके लिए आप ईपीएफओ के इंश्योरेंस कवरेज स्कीम में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। सो दैट इज वाई ईपीएफओ जो है वो इन तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं सैलरीड एम्प्लॉयज को इस समय प्रोवाइड करती है। अगर मैं उन स्पेसिफिक स्कीम्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है ईपीएफ। तो ईपीएफओ का सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम, जो सबसे पुराना स्कीम भी है, वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये एक फंड है जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो मंथली बेसिस पे हर महीने जो उनका सैलरी आता है अपने उस सैलरी का कुछ पैसे इस फंड में डाल सकते हैं। और ये वो तब तक डाल सकते हैं जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है। ये कैसे काम करेगा मैं इसको एग्जांपल से आपको और समझाऊंगा। फिर एक और स्कीम है जो 1995 में ईपीएफओ ने लॉन्च किया था, ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इसका काम है कि आप रिटायरमेंट के बाद कैसे पेंशन अवेल कर सकते हो, तो उसका भी एक स्कीम है जो ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर आप फंड को एक्यूमुलेट कर सकते हो, और ईपीएस के अंदर आप ये तरीका ढूंढ सकते हो, या आप इस तरीके से एक मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हो जिसके थ्रू आफ्टर रिटायरमेंट यू आर गोइंग टू गेट एवरी मंथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन। और जो मैंने कहा था कि अगर आपको इफ एनी एम्प्लॉय while working he or she dies, देन उसके फैमिली को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिल सके, तो इसके लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को इस ईडीएलआई स्कीम के अंदर एनरोल कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट कि अगर आप इंडिया में एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो उन सैलरीड एम्प्लॉय जो हैं वो ईपीएफओ के इन 3 स्कीम्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। उसकी एक एलिजिबिलिटी है, मैं उस एलिजिबिलिटी में नहीं जा रहा हूं, वो आपके लिए इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो आपका जो टोटल सैलरी है जिसमें आपका बेसिक सैलरी है और जो डीए है, डीए बेसिकली आपको डियरनेस अलाउंस होता है, और ये आपके सैलरी को सैलरी के ऊपर मिलता है। बिकॉज लेट्स से अगर आप ज्वाइन करते हो, लेट्स से एज एन आईएएस ऑफिसर यू ज्वाइन, तो आप 2026 में लेट्स से आप ज्वाइन करते हो एज एन आईएएस। 2029 में ऑब्वियसली 3 साल के बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, राइट। सो इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा लेकिन आपका बेसिक सैलरी जो है वो 3 साल के लिए सेम रहेगा, राइट। सो 2026 में योर बेसिक सैलरी वाज लेट्स से 100, और 2029 में भी योर बेसिक सैलरी विल बी 100 until unless यू आर नॉट प्रोमोटेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 100 रुपए की परचेसिंग पावर 2026 में ज्यादा थी एज कंपेयर टू 2029 बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इसीलिए इन्फ्लेशन के अनुसार आपकी इस सैलरी को भी इंक्रीज करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको बेसिक सैलरी के ऊपर एक डीए मिलता है। लेट्स से इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वो 30,000 हो गया। अब अगर आपका सैलरी जो है वो 30,000 आ रहा है, तो 30,000 का जो 12% है विच मीन्स 3600, ये आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, राइट। सो 30,000 का जो 3600 है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये पैसे कहाँ जाएगा, प्रोविडेंट फंड में, राइट। ये वाला जो मैंने बात किया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड।
तो हर महीने आपके 30,000 का जो सैलरी है उसका 12% विच इज 3600 वो पीएफ में जाएगा। फिर सबसे ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आप तो 12% दोगे ही एम्प्लॉय, और जो एम्प्लॉयर है, जो जिसके यहां पे आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, दैट एम्प्लॉयर ऑल्सो हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट 12%, right? That employer has also to contribute 12%. For example, let's say you're working in Reliance Industries. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के आप एम्प्लॉय हो तो आपको 12% अपने सैलरी का तो देना ही है, बट रिलायंस इंडस्ट्री द एम्प्लॉयर, दे ऑल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट 12% टू दिस पर्टिकुलर फंड, राइट? लेकिन ये थोड़ा अलग है। इस 12% में जो 8.33% है, मतलब इस 12% का 8.3% ये पैसा कहां जाता है? ईपीएस के अंदर, और बाकी जो पैसा होता है वो ईपीएफ में जाता है। मतलब आप जो 3600 दे रहे हो, दैट विल गो डायरेक्टली टू प्रोविडेंट फंड, जो आप रिटायरमेंट के समय यूज कर सकते हो। जो एम्प्लॉयर 12% देता है, उसमें 8.33% कहां पे जा रहा है? ईपीएस के अंदर, जिसका पर्पस क्या है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक मंथली पेंशन मिल सके, मंथली पेंशन। ये तो एक फंड है, इस फंड के पैसे को आप रिटायरमेंट के समय पूरी तरीके से निकाल सकते हो। ये ईपीएस है जिसके अंदर आपको मंथली बेसिस पे पेंशन मिलेगा। तो पेंशन अगर आपको मिलेगा तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पे 8.33% जो है वो एम्प्लॉयर, 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका 8.33% जो है वो ईपीएस में जाता है, और बाकी जो 3.7% बचा वो आपको जाएगा ईपीएफ में। तो इस तरीके से एवरी मंथ, हर महीने जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में। और इसका पैसा कहां से आता है? याद रखिएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों देते हैं। कितना कितना देते हैं? 12% एम्प्लॉयर देता है, 12% एम्प्लॉय देता है। एम्प्लॉय का 12% पूरी तरीके से किस में चला जाता है? प्रोविडेंट फंड में। और एम्प्लॉयर के 12% का 8.33% ईपीएस में जाता है, और बाकी रिमेनिंग पैसा किस में जाता है? आपका ईपीएफ में जाता है। और इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है इंडिया के सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलता है। ये जो पैसा आपका प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, ये प्रोविडेंट फंड में जो आपका पैसा है उस पर आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका प्रोविडेंट फंड, हर महीने आप पैसे डाल रहे हो, तो हर साल ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लेयर करती है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा ईपीएफ पे। कि अगर आपके फंड में लेट से 20 लाख है तो आपको हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से रिटायरमेंट तक एक तो मंथली बेसिस पे आप पैसे डाल ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जो एनुअल इंटरेस्ट इनकम है वो भी इस फंड में ऐड होते रहेगा, राइट? सो दैट इज वाई द अमाउंट बिकम्स बिग। सो इसलिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि ईपीएफओ ने इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर दिया कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जिनका ईपीएफ में पैसा है उनको कितना एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये चेंज होते रहता है, कभी 7.7 मिल गया, कभी 7.5 मिल गया, कभी 7.85 मिल गया। इट डिपेंड्स अपॉन ईपीएफओ। ईपीएफओ का ये डिस्क्रिशनरी पावर है, दे डिसाइड हाउ मच एनुअल इंटरेस्ट दे हैव टू ऑफर। ये जो आपका पैसा प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, ये आप कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में निकाल सकते हो, ऑल्दो तो ये पैसा आप रिटायरमेंट में निकाल सकते हो, बट इन सर्टेन केसेस यू कैन विदड्रॉ दिस मनी बिफोर रिटायरमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, आपकी जॉब चली गई है और आपको पैसे की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, हाउसिंग या एजुकेशन, तो इन कुछ सेलेक्टेड कंडीशंस में यू कैन विदड्रॉ द कॉर्पस बिफोर द रिटायरमेंट। अदरवाइज आप इस पैसे को रिटायरमेंट के समय ही कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके का ईपीएफओ का स्कीम इस समय चल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ जाए। तो ईपीएफओ जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है। किसको देती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज को। कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है? तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकते हो, रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन के लिए सेव कर सकते हो, और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी भी ईपीएफओ के अवेल कर सकते हो। इन तीन चीज को आप इन तीन ईपीएफओ के स्कीम्स के द्वारा फुलफिल कर सकते हो। ईपीएफ, ईएस, ईपीएस और ईडीएलआई कैसे काम करता है? तो ये 12% का जो लॉजिक है वो आप याद रखना, और एनुअल बेसिस पे ईपीएफ
में जो भी आपका पैसा है उस पे आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो ईपीएफओ टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है। ये पैसे आप इमरजेंसी बेसिस पे रिटायरमेंट के पहले विथड्रॉ भी कर सकते हो। ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसमें देखिएगा क्या है कि इसमें इंडिया में देखिएगा 60 करोड़ वर्कर्स हैं जिसमें से 3/4 लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। 3/4 लोग कहां पे काम कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल आपके बगल में कोई मिठाई की दुकान होगी, उस मिठाई की दुकान का एक ओनर होगा और ओनर जो है वो दो पर्सन को अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्या इनको ईपीएफ के अंदर ईपीएफओ के द्वारा कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई काम करता है वो तो एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, बट ऐसे पर्सन जो हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मिठाई की दुकान है ये गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये फॉर्मल सेक्टर में आया ही नहीं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैंने कहा कि जोमैटो के डिलीवरी गाइज, स्विगी के डिलीवरी गाइज, ये तो उनकी कंपनी उनको एम्प्लॉय भी कंसिडर नहीं करती है। जोमैटो तो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को एम्प्लॉय की तरह कंसिडर ही नहीं करती है, तो फिर अगेन ईपीएफओ का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से एक ह्यूज class of people who are working but they have not been given any sort of social security। इसी चीज के लिए ईपीएफओ 3.0 लाया गया है जिसमें यूनिफॉर्म यूनिवर्सल पेंशन फॉर ऑल, मतलब हर एक वो वर्कर के लिए एक सोशल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म लाया जाए, वो चाहे अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर्स या एक नॉर्मल वर्कर है, कोई भी वर्कर क्यों ना हो, एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ डिग्निफाइड रिटायरमेंट। और इसी के लिए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यहां पे ईपीएफओ 3.0 के अंदर लाया गया है। और साथ ही साथ जो पहले ईपीएफओ के द्वारा स्कीम था, ये जो पहले आप स्कीम देखोगे इसमें आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते थे? 12% आप कर सकते थे और 12% आपका एम्प्लॉय कर सकता था। मतलब ये बहुत रिजिड सिस्टम है, मतलब 12% आपने फिक्स कर दिया और 12 ही 12%। अगर मुझे 12 नहीं, मुझे 15% करना है तो मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। ठीक है, मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरी खर्च बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है, एंड आई वांट टू सेव मोर फॉर माय रिटायरमेंट। आई वांट टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ माय सैलरी, but can I do? No, because at present you have fixed it at 12%. 12% I have to give out of my pocket and 12% the employer has to give. सो अब इसको भी चेंज किया गया है अंडर ईपीएफओ 3.0। तो ईपीएफओ 3.0 में आप क्या देख सकते हो? सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है थ्रू अ सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अनअकैडमी आईएएस के पेड बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो ये हमारे कुछ प्लान है। इसमें इस समय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफर दिया जा रहा है वो है 18 मंथ्स के वैलिडिटी पे अगर आप लोगे तो 6 मंथ आपको एडिशनली फ्री दिया जाएगा। और उसमें भी आप देख सकते हो 10% का इस समय डिस्काउंट चल रहा है, विच इज ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ट्राई माई कोड SUJ50 एंड चेक अगर आपको कोई फर्दर इसमें डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बाकी इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप इन सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। Now let's try to understand EPFO 3.0 जिसमें every employee is now eligible to get a pension cover so that सभी employee का वो चाहे कहीं भी काम क्यों ना कर रहा हो उसका रिटायरमेंट जो है वो सेफ हो सके। इसमें सबसे पहला क्या है कि देखिए अब आप अपना खुद का एक TRS टारगेट रिटायरमेंट सम चूज कर सकते हो। राइट, मतलब यहां पे कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको इतना ही रिटायरमेंट कॉर्पस रहेगा। जैसे वहां पे मैंने कहा था ना कि आप ईपीएफ जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसमें 12% कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट नाउ यहां पे इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट दैट फंड टू बी, हाउ मच यू वांट कि उस फंड में कितना पैसा रहे। फॉर एग्जाम्पल आज आपका एज 30 ईयर है, आप सोच रहे हो कि मुझे रिटायर करना है 60 ईयर में, विच और मुझे उस समय तक 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। राइट, तो नाउ इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ईपीएफओ, क्योंकि पहले ईपीएफओ ने कहा था कि आपको 12% फिक्स है और एम्प्लॉयर को 12% देना है। नाउ इट इज यू द एम्प्लॉय
Who is deciding what that retirement corpus has to be? So this is the biggest change which you can see over here, is that you can choose your own retirement goal. आप अपने retirement goal को खुद तय कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है जो 30 साल का है और 60 ईयर्स में वो रिटायरमेंट करने का सोच रहा है, उसका डिजायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कोई दूसरा एम्प्लॉय है जिसको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे खर्च कम करना है, मुझे रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसे सेव करना है, आई वॉन्ट 1.5 करोड़, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता है 12% ना हो कि 20% अपने सैलरी का हो जाए. So now, instead of that rigid 12% ka model, now the employee has to decide how much fund they want to have at the time of retirement. And then on that basis, they can contribute towards that fund on a monthly basis. और वो मंथली बेसिस पे आपको कितना पैसा देना है वो ईपीएफओ के पोर्टल पे प्रोवाइड किया जाएगा. कि अगर आप ईपीएफओ के पोर्टल पे जाके ये चीज डिसाइड करते हो कि माय एज इज 30, माय रिटायरमेंट एज इज 60 एंड 1 करोड़ इज माय रिटायरमेंट कॉर्पस, देन हाउ मच यू नीड टू कंट्रीब्यूट ऑन अ मंथली बेसिस, ये ईपीएफओ के डिजिटल सिस्टम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा. अब कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इस समय कंट्रीब्यूशन, इस रिटायरमेंट फंड जो प्रोविडेंट फंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन इस समय कौन कर रहा था? केवल एम्प्लॉय कर रहा था और दूसरा कौन कर रहा था? एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय 12% कर रहा था और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एम्प्लॉयर है वो 12% कर रही थी, राइट. लेकिन अब जो है वो इसको चेंज करके मल्टी सोर्स कंट्रीब्यूशन मॉडल में कर दिया गया है. इंस्टेड ऑफ ओनली कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, नाउ द कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. और वो मल्टीपल सोर्सेस क्या है? जो वर्कर खुद है, जो एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, एग्रीगेटर्स हैं लाइक उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो फॉर गिग वर्कर्स, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थर्ड पार्टी है, उनके भी फंड को यूज किया जा सकता है सोशल सिक्योरिटी के लिए. मैं इसको एग्जांपल समझा देता हूं आपके लिए और ज्यादा इजी होगा. जैसे मान लो रवि जो है वो एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर है. अब स्विगी रवि को अपने एम्प्लॉय कंसिडर ही नहीं करती है, मतलब स्विगी के लिए रवि इज नॉट अ एम्प्लॉय, रवि इज अ सर्विस प्रोवाइडर. और इसी वजह से अभी तक रवि को किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ईपीएफओ के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा. अब रवि जो है वो अपने आप को ईपीएफओ के अंदर एनरोल कर सकता है, अपने प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल सकता है, बिकॉज नाउ इट डज नॉट मैटर वेदर रवि इज अ फॉर्मल सेक्टर वर्कर और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, वेदर रवि इज अ एम्प्लॉयर और अ सर्विस प्रोवाइडर, इसकी कोई अब मतलब ही नहीं है. Because now we have uniform pension, universal pension cover for all. So अब person like Ravi can also, become part of EPFO. अब उस फंड में पैसा कैसे जाएगा? अगर आप एक सैलरीड हो तब तो 12% फिक्स्ड है, बट रवि जो है वो एक डिलीवरी पार्टनर है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो उस फंड में पैसे डाल सके. तो रवि कुछ अपने पॉकेट से पैसे देगा, स्विगी पैसे देगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा कुछ पैसा, और सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बड़े कंपनीज जो फंड देते हैं उनका भी कुछ पैसे यूज किया जाएगा. और इस हिसाब से द टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन विल लेट्स से नाउ 2300. सो कुछ सेलेक्टेड वर्कर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जो लो इनकम वर्कर्स हैं, जो इस तरीके के गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट गोइंग टू कम ओनली फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, रादर वो इस तरीके से काम करेगा. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस समय मैंने बात किया कि इंडिया के जो गिग वर्कर्स हैं उनको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था. इस साल जो लेबर कोड लाए गए थे, आपको पता है कि इस साल 4 लेबर कोड्स को एनफोर्स किया गया. उसमें एक लेबर कोड था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें यह बात किया गया था कि जो गिग वर्कर्स हैं और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाया जाएगा. और उस लेबर कोड में कहा गया था कि जो भी ऐसे कंपनीज हैं लाइक उबर, जोमैटो, ओला, ये सभी कंपनीज अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2% कंट्रीब्यूट करेंगे अलॉन्ग विथ को कंट्रीब्यूशन, साथ ही साथ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, जिसके थ्रू इन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिनको उनकी कंपनी एम्प्लॉय कंसिडर ही नहीं करती है, इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाएगा. और अब उसी कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर ईपीएफओ 3.0 के अंदर इस लेबर कोड के रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया गया है, जहां पे नाउ एवरी गिग वर्कर्स, एवरी प्लेटफॉर्म, अच्छा गिग और प्लेटफॉर्म में अंतर क्या होता है? गिग वर्कर मतलब फ्रीलांस वर्क,
वो फ्रीलांस डॉक्टर हो सकता है, फ्रीलांस लॉयर हो सकता है। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म को यूज करके लोगों से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कैब चाहिए क्योंकि आपको कहीं जाना है, और ये रहा एक ड्राइवर जिसको ये सर्विस देना है, बट ये आपको डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकता है। ये इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, ये भी इस प्लेटफॉर्म पे आएगा। जैसे आप ऊबर पे जाते हो तो ऊबर क्या है? ऊबर इज अ प्लेटफॉर्म विच एग्रीगेट्स, इस ड्राइवर्स को एग्रीगेट करता है अपने प्लेटफॉर्म में, एंड इन सभी ड्राइवर्स को आप एक प्लेटफॉर्म पे जाके एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे वर्कर्स लाइक ऊबर ड्राइवर्स जो एक प्लेटफॉर्म यूज करके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं को प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स बस यही अंतर है। गिग वर्कर्स डायरेक्टली सर्विस देते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक प्लेटफॉर्म को यूज करके आपको सर्विस देते हैं, और इनकी पॉपुलेशन, इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ते हुए दिख रही है अर्बन इकोनॉमी में, एंड दैट्स व्हाई इनके लिए भी अब ईपीएफओ के दरवाजे जो अभी तक बंद पड़े थे वो अब खुल चुके हैं। राइट अब ये जो आपका पैसा इस फंड में जाएगा, इस फंड के पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाएगा? गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज में, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिल रहा है उसको आपको मिलते रहेगा इस पर्टिकुलर फंड पे। राइट तो ये तो पहले से चला आ रहा था। फोर्थ, रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड होगा, मतलब ये सभी चीज आपको रियल टाइम पे मिलेगा। मतलब कितने कॉन्ट्रीब्यूशन आपने दिए, कहां कहां से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना है, आपका रिटायरमेंट टारगेट कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ टीआरएस अचीव कर गया, कितना और मंथली आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब ये जो एक तरीके का ट्रांसपेरेंसी है, ईज ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, ये सब चीज को इंश्योर किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके करंट कॉर्पस जो आपके प्रोविडेंट फंड में पैसा है वो 18 लाख है, आपका टीआरएस जो है वो 1 करोड़ है, आपने 18% का प्रोग्रेस अचीव कर लिया है, 25 साल आपके पास बचे हैं, फिर ईपीएफओ आपको बता देगा कि हर महीने देखो आपको इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इससे रिटायरमेंट प्लानिंग जो है, जो पहले सबके लिए सेम था वो 12-12%, नाउ रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंडिविजुअल। आपके लिए टीआरएस कितना है, आपका एज ऑफ रिटायरमेंट कितना है, तो आपके लिए पर्सनलाइज्ड एक तरीके के चीजें अब प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इसको वीडियो को 2 बार देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। टीआरएस को आप वापस जाके चेंज भी कर सकते हो। आप पहले अगर टीआरएस 1 करोड़ फिक्स किए थे, नाउ यू कैन ऑल्सो इंक्रीज इट टू 1.5 करोड़। रिटायरमेंट ऑप्शंस, जब आप रिटायर करोगे तो अब ईपीएफओ 3.0 के अंदर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपका जो फंड है, राइट अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि जो आपका फंड है, जो आपने एक्यूमुलेटेड टीआरएस, जो टारगेट रिटायरमेंट फंड था, अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो रिटायरमेंट के एज पे? तो 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक है कि आप एक एन्युटी खरीद लो। लेट्स से आपके कॉर्पस में 1 करोड़ था, 1 करोड़ से आप एक एन्युटी खरीद लो, ईपीएफओ से खरीद लो, जिसके अंदर ईपीएफओ आपको हर महीने एक फिक्स पेंशन देते रहेगा, राइट जब तक आप जी रहे हो तब तक, टिल योर लाइफ इज देयर, ईपीएफओ इज गोइंग टू गिव यू अ मंथली पेंशन। दूसरा चीज है कि आप 1 करोड़ जो आपका उस पूरे फंड में पैसा है, आप उस फंड में जो पैसा है ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होगा, आप उसको इन्वेस्टेड ही रहने दो। राइट आप उसमें से पैसे, बिकॉज यहां देखो क्या है कि आपके फंड में 1 करोड़ था, आपने इसको विड्रॉ किया और इससे आपने क्या खरीद लिया? एक एन्युटी खरीद लिया, जिसके अंदर अब आपको 1 करोड़ के थ्रू एवरी मंथ यू आर गोइंग टू गेट अ पेंशन। यहां पे क्या कर रहे हो आप, जिसको हम लोग SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके अंदर यू नॉट विड्रॉइंग दैट 1 करोड़, आप वो 1 करोड़ पैसा निकाल नहीं रहे हो, उसको इन्वेस्टेड ही छोड़ दे रहे हो। रादर आप उस 1 करोड़ जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, जो हो सकता है 1.2 करोड़ हो जाए, इस 1 करोड़ जो आप इन्वेस्टेड पैसे, उससे आप 40,000 एवरी मंथ निकालते रहो, तो जो बाकी पैसा है वो इन्वेस्टेड रहेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड रहता है, और अगर जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कल को उसकी रिटर्न बढ़ गई तो आपका रिटर्न फ्यूचर में बढ़ भी जाएगा। और जो पैसे आपके बच जाएंगे, लेट्स से यू पास अवे, यू डाई, और आपके जो कुछ पैसे इस फंड में बच गए वो आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली को मिलेगा। सो 2 तरीके का प्लान है, आइदर एट द रिटायरमेंट यू बाय एन एन्युटी, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू गो विद दिस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये मैंने कुछ करंट ईपीएफ और प्रोपोज ईपीएफओ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप इसको पॉज करके अपने से पढ़ लेना, मैंने ये सभी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका एसबीआई का अकाउंट है लेट्स से केरल में, बट क्या आप दिल्ली में जाकर अपने एसबीआई अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो? यस, बिकॉज पूरी एसबीआई जो है वो एक सीबीएस पे काम करती है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे।
मतलब सारा अकाउंट डिटेल्स एवरीथिंग वो इस प्लेटफॉर्म पे है, और इस प्लेटफॉर्म को एसबीआई केरल भी यूज कर सकती है, एसबीआई दिल्ली ब्रांच भी यूज कर सकती है, या इंडिया की किसी भी एसबीआई में आप चले जाओ, वो इस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से ही कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वन सेंट्रलाइज रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। इसमें भी अब आप इंडिया की किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आप कहीं भी ईपीएफओ पे रजिस्टर्ड हो, तो आपको ऑल ओवर इंडिया वो सारा डेटा जो है वो एक जगह पे देखने को मिलेगा। तो इससे अगेन काफी ज्यादा इजी हो जाता है चीजें करने में, राइट। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म यहाँ पे किया गया है, जो इस समय टेक्नोलॉजी बैंक के लिए यूज किया जाता है, जहां पे हर एक रीजनल ब्रांचेस अपना डेटा मेंटेन नहीं करते, रादर ये सारा डेटा जो है वो सीबीएस से आपका लिंक्ड रहता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये यूपीएससी मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी को लेकर पहले भी आ चुके हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप जो भी मैंने बताया है इसको लिखने का ट्राई करना। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे यू डोंट नो, बट दिस काइंड ऑफ टॉपिक हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स आल्सो एज वेल एज इन मेंस। तो इसके हिसाब से आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सी यू अगेन फॉर द वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।